वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5th चैप्टर के को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मैं आज जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है एसिड रेन, जिसको हिंदी में हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। आज हम जानेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, किन कारणों से होती है, उसका प्रभाव कैसे पर्यावरण के विभिन्न घटकों, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्यों पर पड़ता है। और साथ ही साथ हम कुछ उपाय की भी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अम्लीय वर्षा पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो बात हम ये करते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज CO2 प्रेजेंट इन एटमोसफियर गेट डिजॉल्व इन इट फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। नॉर्मली एसिडिटी ऑफ रेन वाटर इज 5.6। आप सबको बता दूं कि जो वर्षा का जो जल होता है वो स्लाइटली एडजस्ट यानी थोड़ा बहुत अम्लीय होता है। और अम्लीय होने का कारण क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें पानी के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ घुल जाती हैं, उससे कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। और कार्बनिक एसिड के वजह से वर्षा का जल का जो pH मान होता है वो 5.6 होता है। जैसे कि आप सामने इक्वेशन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर कार्बनिक एसिड, ये जो है आपका यही है कार्बनिक एसिड। ठीक है, ये इस एसिड की भी हम बात करें, यही है आपका कार्बनिक एसिड। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस बढ़ रही है एज अ प्रदूषक। कैसे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से जो चिमनियों से धुआं निकल रहा है, बहुत सारे जो वाहन चल रहे हैं, वाहनों की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने के इस्टेब्लिशमेंट बहुत दिनों दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसी रफ्तार से ही वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। अब बढ़ने की वजह से होता क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक उसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुलकर कार्बनिक एसिड बनाता है, उसी तरीके से वो वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये देखा गया है कि अगर इस तरह के एसिड जब वर्षा के साथ अगर गिरते हैं तो उसका pH मान 2.4, देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ pH मान 5.6 होना चाहिए अब हो गया 2.4, यानी बहुत ज़्यादा घातक, ये पूरी तरह अम्लीय हो गया। तो इस तरह का अगर वर्षा अगर पृथ्वी पर गिरता है जिसका pH मान 2.4 है, तो हम ऐसे वर्षा के जल को कहेंगे कि अम्लीय वर्षा है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किन कारणों के वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि वर्षा जिसके वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अथवा प्रदूषक मिल गए हो तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है, वही कहलाती अम्लीय वर्षा। मतलब जब ये प्रदूषक जब पानी के साथ घुलकर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड का निर्माण करते हैं और जब वर्षा जल के साथ ये गिरते हैं, तो ऐसे ही वर्षा को हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई कि अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो 2.4 होता है, और एक जो नॉर्मल वर्षा का जल होता है, नॉर्मल मतलब बोलने से जो साधारण तौर पे जो बारिश होती है तो जो जल गिरता है वर्षा के समय, उसका pH मान होता है 5.6। ठीक है, तो ये तो हो गए। उसके बाद अब ये प्रकृति से अम्लीय इसलिए हम जो कह रहे हैं, अब ये चीज़ तो आपके समझ में आ गया कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, इस वजह से उसका pH मान और घट जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको अम्लीय वर्षा बोले। इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये कि अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण में छोड़े जाते हैं किनके द्वारा, कल कारखाने, इंडस्ट्रीज हो गए, वाहन हो गए, हर प्रकार के वाहन से निकलने वाला धुआं सल्फ्यूरिक एसिड SO2 और NO2, जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, और ये पर्यावरण में वायुमंडल में पहुंचकर वर्षा पानी के साथ घुलकर विभिन्न प्रकार के अम्ल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं एसिड रेन के बारे में पता चला था 1852 में स्मिथ, जिन्होंने
बताया था इंग्लैंड में, इसमें जो इंग्लैंड के रहने वाले थे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पर्यावरण में एसिड रेन बन रहा है, उनका रिलेशन क्या है एसिड रेन का और एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन का, यानी वायुमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है उसका और अम्लीय वर्षा का के बीच में क्या संबंध है उसको बताया था 1852 में। और स्मिथ ने ही नाम दिया था अम्लीय वर्षा, यानी जो एसिड रेन का जो नाम 1972 में स्मिथ ने दिया था। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज विथ पॉपुलेशन एंड रिसर्च बट हैव बिकम वाइड स्प्रेड। और ये जैसे आप ये देखिए 1972 में एसिड रेन का जो टर्म समझ में आ गया था कि वर्षा का जल में जब अम्ल घुल कर पानी गिर रहा है पृथ्वी पर तो उसको हम अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। और ये सिर्फ कुछ जगह पर सीमित नहीं रहा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज़ लगते गए, ट्रांसपोर्टेशंस की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हर जगह पर इस प्रकार का वर्षा की को मतलब महसूस किया गया और उसके बाद में उसकी जानकारी मिली विश्व के अलग अलग जगहों पर। ठीक है, अब एसिड रेन बनता कैसे है देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो NOx यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, देखिए इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, ये यहाँ देखिए इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो ये सब धुआं निकल के कहाँ मिल रहा है, वायुमंडल में। वायुमंडल में देखिए क्या हो रहा है, वायुमंडल में ये SO2 NO2 मिलकर कुछ इस तरह का सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रहा है। और ये फिर कभी कभी क्या होता है, बारिश अगर नहीं भी होती तो ये भी एसिड के सूखे ही मतलब बरस जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जब वर्षा हो तो ही गिरेंगे, तो दोनों कंडीशन में होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्षा के जल के नहीं, जैसे ही ये एसिड बना ये बरस जाता है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है वर्षा के जल के साथ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वर्षा के जल के साथ गिर रहा है, तो यहाँ पर भी अम्लीय वर्षा है, ये भी अम्लीय वर्षा। पर यहाँ पे अंतर क्या है, एक जगह जैसे ही एसिड बना वो सीधा पृथ्वी पर बरस जाता है और एक जगह पर पानी के साथ वर्षा के जल के साथ बरसता है अम्ल, तो उसको कह रहते हैं वेट डिपोजिशन। ठीक है, तो ये रेन स्नो स्लीट मतलब बर्फ में भी रहता है। ठीक है, अब कॉज बता देते हैं किन किन कारणों से होता है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। तो नेचुरल कॉज में है वोल्केनिक इरप्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइटनिंग। आपको बताता हूँ जब बिजली कड़कती है तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है वो आसानी से हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के साथ घुलने में मदद कर देता है, जिससे कि एसिड का निर्माण हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब है कि जितना भी लावा मेल्ट करके पृथ्वी के अंदर से फूट के बाहर आता है उसमें भी बहुत ह्यूज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैसें होती हैं, वो जब पानी के साथ घुलती हैं तो इस तरह के अम्ल का निर्माण करती है। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ में बात करें कि किस तरीके से मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रदूषण या अम्लीय वर्षा का कारक बनते हैं, तो उसमें पहले तो फैक्ट्री, जैसे हमने शुरू से बात कर रही हूँ, कल कारखानों से जो धुआं निकलता है वो ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। उसके बाद मोटर व्हीकल, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट, जितनी भी प्रकार के वाहन है, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन है या पानी में जलने वाले शिप्स होते हैं, वो सब में फॉसिल्स फ्यूल या ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो जब भी जलते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही एमिट होते हैं। उसके बाद कोल बेस पावर प्लांट, जहाँ पे भी कोयला जलता है विद्युत पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए जहाँ कोयले को जलाया जाता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इमिशन होता है। डोमेस्टिक फायर यानी घरों में जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं या कोयला जलाकर खाना पकाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है। स्मेल्टर, जहाँ पे प्रगलन विधि की जाती है, आपको सभी को मालूम होगा कि आपने जानते होंगे कि खनन के दौरान जो हमको धातु मिलता है वो अशुद्ध रूप में होता है। जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो जब हम उसको पिघलाते हैं तो पिघलाने में जो उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो गैसेस फॉर्म में, चाहे वो अगर सल्फ़र हो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, अशुद्धियाँ गैसेस फॉर्म में वायुमंडल में पहुँचती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण अम्लीय वर्षा को होने में मददगार होती हैं। ठीक है,
अब हम मेज़रमेंट की बात करें कि हम कैसे मानेंगे कि जो वो रेन है वो एसिड है, तो आपको पहले बता दूं कि एक स्केल होता है जिसके द्वारा, जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, जो 0 से 14 के बीच का होता है, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ना वो एसिड होता, अगर किसी चीज़ का मान अगर 7 है तो ना वो एसिड होता है ना बेस। ठीक है, तो अब अगर 7 से नीचे है, अगर मान अगर आपका पानी का या कोई भी आपके पास सोल्यूशन या विलायक विलियन है, तो अगर उसका मान 7 से कम है तो हम ऐसे विलियन या को हम कहेंगे कि वो एसिड है या अम्ल है। और अगर 7 से उसका मान ऊपर आया तो हम ऐसे विलियन को कहते हैं कि उसका वो क्षारीय है। ठीक है, तो जो वर्षा का जल होता है उसका जो मान, जैसे आप सभी जानते हैं 5.6, तो वो अम्लीय होता है पर उतना घातक नहीं होता। पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर नाइट्रिक एसिड, अम्लिक एसिड या कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, तब उस वर्षा जल का जो मान होता है, पीएच मान, वो 2.4 हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही अम्लीय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं कि जो वर्षा हो रही है उसका मान, उसको हम अम्लीय या एसिड क्यों बोले, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम है। ठीक है, अब क्या क्या केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, कैसे एसिड बनता है वायुमंडल में, उसको देख लीजिए। ये उसके रिएक्शंस हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, पहले सल्फर जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर, यहाँ जो H2O है वो वाटर वेपर के फॉर्म में है, वायुमंडल में ये तीनों आपस में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। ठीक उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड कैसे बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, फिर ये ओजोन के साथ नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाया। ठीक है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, और ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पानी के साथ घुलकर देखिए नाइट्रिक एसिड बना रहे। तो ये जितने केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब वायुमंडल में होती हैं, और यहाँ पे जितनी गैसें ये है सब गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बना है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो बना है यह है आपका नाइट्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये दो प्रकार का मुख्य एसिड वर्षा के जल में पाया जाता है, जो जिसको हम एसिड रेन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का पर्यावरण में ज़्यादा होना इस तरह के वर्षा की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए हम प्रभाव की बात करें। आपको पिक्चर देख रही होगी, मैं तो स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए दो तरह के पौधे यहाँ पर, एक एकदम हरे में है और इसका पत्ते पूरे पीले हो गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ, जब वर्षा के जल के साथ अम्ल गिरा यानी अम्लीय वर्षा हुई, तो जहाँ जहाँ पर ये अम्लीय वर्षा की बूंदें गिरी, यानी अम्ल जिन जिन जगहों पर गिरा है वो पेड़ का वो हिस्सा पीला पड़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो अफेक्ट प्लांट एंड ट्री, तो जहाँ पे भी बारिश होगी पेड़ पौधों पे को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी ये अम्ल गिरता है उस जगह को देखो येलोइश ऑफ लीफ टिश्यू, इसको क्लोरोसिस बोलते हैं, उसका पड़ता है। ठीक है, वो उनको नष्ट कर, उनके सेल को नष्ट कर देता है और इस तरीके से पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ठीक, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जब वर्षा का देखिए डायरेक्टली इफेक्ट पूरे के पूरे पत्ते झड़ गए। ठीक, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू टॉक्सिनेशन ऑफ सॉइल। अब पत्ते जहाँ जहाँ अम्ल गिरता है तो पत्ते जल जाते हैं और सूख गिर जाते हैं, पर अब मिट्टी पे भी अगर जब ये अम्ल गिरता है तो अम्ल जो मिट्टी के जो उपजाऊपन उसको ख़त्म कर देता है, उसको मतलब एसिडिक बना देता है, बंजर बना देता है, और उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, जो उर्वरकता जिसकी बात हम करते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो ख़त्म हो जाती है, फिर पेड़ पौधे उस पर नहीं उगते, उसको हम बोलते हैं भूमि का बंजर हो जाना। तो जहाँ पे भी अम्लीय वर्षा पे सीधा जब वो मिट्टी पे गिरता है तो ऐसी मिट्टी को वो बंजर बना देता है। ठीक है, साथ ही साथ पेड़ पौधों पे गिरने से, जो उनके पत्तों पे गिरने से उसकी क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, इसलिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।
उसके बाद देखिए अभी जैसे मैंने देखिए आपको पूरी बंजर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है किस तरीके से मिट्टी पूरी बंजर हो गई। अब सोचिए मिट्टी बंजर हुई, साथ में सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं वो बहुत मतलब पीएच घट जाने की वजह से मिट्टी का वो भी मर जाते हैं। यानी ऐसे मिट्टी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं करते। ऊपर की पूरी जो उसकी उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। मिट्टी में का जो एसिडिक मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी प्रकार से मिट्टी किसी के लिए भी उपयोगी नहीं रह जाती, ना पेड़ पौधों के लिए, ना पशु पक्षियों के लिए, ना मनुष्य के लिए, और ना ही जीवाणुओं के लिए। अब देखिए जब ऐसा वर्षा का जल झील, तालाबों, नदियों में गिरा तो वहाँ की मछलियाँ मर जाती, क्योंकि पानी का जो पीएच मान है वो घट जाता है। और पीएच मान घटने के वजह से पानी में मौजूद जो जलीय जीव जंतु है उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सारी की सारी मछलियाँ मर गई हैं। बायोडाइवर्सिटी वाटर बॉडी इज रिड्यूस, क्योंकि पानी में जो मौजूद जीव जंतु जब मरेंगे तो वहाँ का जो मतलब भौगोलिक स्थिति है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। उसके बाद पानी, ऐसे पानियों में और फिर आगे फिर जलीय जीव जंतु का जीवन होना संभव नहीं होता। ठीक है। उसके बाद मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है तो आपको बता दूं, वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड अगर सांस के थ्रू इंसान के अंदर पहुंच जाए तो उसको सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। एसिडिफिकेशन प्ले वॉक विथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक कि अगर वो एसिड शरीर के अंदर पहुँच जाए तो न्यूरॉन सिस्टम को बर्बाद करेगा, शारीरिक श्वसन तंत्र, जो सांस लेने का जो हम तंत्र बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ये सब को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंगों पर। तो आप बिल्डिंगों पर जब ये गिरता है तो आपको बता दूं, अगर बिल्डिंग में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन का यूज़ किया गया है, मार्बल का यूज़ किया गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर वो कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यानी उसका जो रासायनिक सूत्र है वो बदल जाता है, जिसके वजह से मार्बल जो सफ़ेद रंग का दिखाई देना चाहिए वो पीले रंग का दिखाई देने लगता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे एक मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ग्रीस और इटली ग्रीस का है, जिस पर ये मूर्ति पे जब ये गिरा तो देखिए कैसा इसका, ये पहले अम्लीय वर्षा से पहले का फ़ोटो है और ये अम्लीय वर्षा के बाद का फ़ोटो। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं किस तरीके से उसने उस मूर्ति को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आपको ताजमहल की स्टोरी पता होगी कि ताजमहल पे भी ये जब वर्षा का ऐसे अम्लीय वर्षा हुई थी, जो कि मथुरा रिफाइनरी से मथुरा रिफाइनरी आपको पता है कि तेल शुदा कारखाना है, जिससे ह्यूज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचा और वहां मौजूद वायुमंडल में व्याप्त वाटर के साथ, वाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा बना। और जब वो ताजमहल पे गिरा तो आपको बता दूं, ताजमहल का जो वाइटनेस है उसमें कमी आ गई, पूरा चूँकि संगमरमर से बना है वो पीले रंग का हो गया। अभी जिस तरीके से जितना वाइट्स और सुंदर ताजमहल को दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है वो। ठीक है। और उसकी जो एक चमक थी वो ख़त्म हो गई, शाइनिंग चली गई और येलोइश हो गया। अब आज के मार्बल को आप देखेंगे तो उसकी जो प्योरिटी थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। और आपको बता दूं, ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि मथुरा रिफाइनरी जो है वो जहाँ पर ताजमहल से 40 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगे हैं या तेल शुदा कारखाने हैं या जहाँ वाहन है, जहाँ ही वहीं के वायुमंडल में अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो सिर्फ वहीं अम्लीय वर्षा होगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसका घनत्व तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जहाँ जहाँ तक उस व्याप्त होगा और इस तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अगर उसको जो एक फेवरेबल कंडीशन अगर मिलता रहा तो ऐसी अम्ल कहीं पर भी बन सकते हैं। और वो सीधे जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसका प्रभाव पेड़ पौधों पर, जीव जंतु पे, पानी पर के रहने जलीय जीव जंतु, बिल्डिंगों पर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। आपको बता दूं, ये जो मथुरा रिफाइनरी से जो निकला था, मतलब अगर हम बात करें, इमिट 25 to 30 टन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डेली, मतलब हर दिन इतना टन सल्फ्यूरिक एसिड वायुमंडल में इस रिफाइनरी के द्वारा भेजा जाता है।
आप अंदाज लगा सकते हैं, हमने बस यहाँ पर एक रिफाइनरी का डाटा इसमें डाला है, ऐसे कितनी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हैं इस इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मौजूद हैं, जो कि इस वायुमंडल को दूषित कर रही हैं और अम्लीय वर्षा होने की संभावना को बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करें, यानी अम्लीय वर्षा को। क्लीन कंबसन टेक्नोलॉजी, हमको आप यहाँ पर हमको ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का यूज़ करना, आपको पता है सीएनजी गैस के बारे में आपको पता होगा। बड़े बड़े शहरों में अब सिलेंडर मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस का यूज़ हो रहा है, कंप्रेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है ईंधन के रूप में। उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड भी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है वाहन को चलाने के लिए, जिससे कि प्रदूषण ना हो। यूजिंग पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ये इस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या विभिन्न प्रकार के जहरीली गैसें का उत्सर्जन होता है, वहाँ पे ऐसे उपकरण लगाने चाहिए जिससे कि इसका शोधन हो सके और ये वायुमंडल में ना पहुँच सके। तीसरा चीज़ ये है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, बनस्पत क्या बोलते हैं जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने के बजाय। रिन्यूएबल में आपका सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए जहाँ पे जल का इस्तेमाल किया जाता है, विंड एनर्जी हो गया। तो ऐसी एनर्जी जो जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत का हम इस्तेमाल करें अपनी, ताकि हम इस प्रकार के प्रदूषण से अपने पृथ्वी को बचा सके। उसके बाद फॉर्मुलेट द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अदर एसिड रेनिंग काउजिंग गैस इमिशन। उसके बाद कुछ ऐसे कानून बनाने से ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ इस तरह के इमिशंस को सीधे पर्यावरण में ना भेज सके, उसका प्रोसेसिंग कर सके, इक्विपमेंट्स लगा सके और कड़े कदम बनाए जाए ताकि लोग ऐसा करने से डरें। ठीक है, तब हम जाके कहीं अपने पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस झील में एसिड रेन के वजह से इस झील का पानी अम्लीय हो गया था। अब यहाँ पर क्षार का छिड़काव किया जा रहा है, बेस का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस झील का पानी का जो अम्लीयपन है वो दूर हो सके और फिर इसमें जीव जंतु नॉर्मल तरीके से इसमें रह सकें। देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ विंड एनर्जी का इमेज है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, ये डैम्स बनाए हैं। ये सब ऐसी ऊर्जा है जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर हम इसको ऐसी तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे तो जल्द ही हमारा वायुमंडल सुरक्षित हो जाएगा और इस प्रकार के अम्लीय वर्षा फिर भविष्य में पृथ्वी पर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी से उनको के लिए एक असाइनमेंट्स है कि आप अम्लीय वर्षा के ऊपर एक निबंध लिखेंगे जिसमें अम्लीय वर्षा क्या है, क्यों होती है, उसके कारक क्या है, स्रोत क्या है, उसका प्रभाव क्या है अलग अलग पेड़ पौधे पर, मिट्टी पर या मनुष्य पर या बिल्डिंगों पर, और साथ ही साथ उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में भी हम इसको लिखेंगे। और असाइनमेंट को फिर आप मुझे PDF भेजेंगे मेरे मेल ID पे। थैंक यू।